Hello students of class 9, welcome to our bio class. In this class we are going to discuss about the syllabus. हम लोग इस क्लास में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड देन वी हैव टू रिवाइज आवर चैप्टर्स बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर सिलेबस. हम लोगों ने अपना सिलेबस को ऑलरेडी फिनिश कर लिया है एंड सो इस क्लास में हम लोग रिवीजन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नाउ सिलेबस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं. आपको पहले से पता है, ऑलरेडी नो दैट कि व्हाट आर आवर सिलेबस, हमारा सिलेबस क्या है. तो पहला चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट मींस सेल. द नेक्स्ट चैप्टर इज टिश्यू. द थर्ड चैप्टर इज द नेक्स्ट वाइड वे फॉलन. यानी 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोग को इसमें पढ़ना है. कौन कौन से? पहला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है टिश्यू एंड द थर्ड चैप्टर इज वाई डू वी फॉल इल. तो अभी हमने करंटली वाई डू वी फॉल इल को फिनिश किया है. सो हम लोग रिवीजन करेंगे एंड रिवीजन क्लास में हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर रिवीजन करेंगे. ठीक है, हम लोग टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जरूर बट ओनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर. तो सेल चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर से, तो हम लोग आपको पता है कि पहला जो क्वेश्चन होता है दैट इज रिलेटेड टू द हेडिंग ऑफ दिस हेडिंग ऑफ द चैप्टर, यानी चैप्टर के हेडिंग से रिलेटेड होता है. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल. सेल क्या है? सेल क्या है? कहता है कि सेल की बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग डिफिनेशंस दिए हैं. कोई कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. कोई कहता है कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. कोई किसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो डिफिनेशंस अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन, most important is to understand the definition why cell is called the building block of our body, why it is called the structural and functional unit of life. ठीक है, तो यहां पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि इसे सबसे पहला वर्ड why it is called structural unit है ना, इसे हम लोग स्ट्रक्चरल है ना, why it is called structural unit of life. इसे हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि all living creatures whether it doesn't matter कि that particular organism is unicellular or multicellular है ना. यानी हमने पढ़ा था कि हमारे अर्थ पर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उसको हमने डिफरेंशिएट किया था अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट. हमने देखा था कि उसमें हमने सबसे पहले लिविंग क्रिएचर्स टॉप में हमने लिखा था कि ऑर्गेनिजम्स को हमने डिफरेंशिएट किया था. तो उसमें हमने बताया था कि सेलुलर एंड नॉन सेलुलर, और सेलुलर को फर्दर हमने डिवाइड किया था. तो हमें यह देखने में मिलता है कि सभी लिविंग क्रिएचर्स सेल्स के आपस में मिलने से ही बने हुए होते हैं, यानी सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं. अगर यूनिसेलुलर है तो दैट इट मींस दैट कि उसका बॉडी जो है वह सिंगल सेल का बना होगा. अगर उससे मतलब मल्टी सेलुलर है तो उनकी बॉडी जो है वह बहुत सारे सेल्स के आपस में ग्रुप में मतलब आपस में ग्रुप बनाने से, आपस में ज्वाइन करने से बना हुआ होगा. तो यानी सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के आपस में ग्रुपिंग से बनते हैं और इसीलिए इसे हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं. क्या कहेंगे इसे? स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है किसे? सेल को. दूसरा नंबर व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट. इसे हम लोग फंक्शनल यूनिट ठीक है, इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? तो कहता है कि ऑल द फंक्शंस इन आवर बॉडी आर परफॉर्म्ड आर कंप्लीटेड ऑन ओनली सेलुलर बेसिस. किस बेसिस पर कंप्लीट होगा? सेलुलर बेसिस पर ही कंप्लीट होता है. एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या दे सकते हैं? तो जब हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, जब लोग खाना खाते हैं, why do we eat food? To get energy, to get all the nutrients
to get all the essential components from the food that is required for our survival. यानी कहता है कि हम लोग फूड खा लेते हैं इसलिए ताकि हमें सभी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स मिल सकें, न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, एनर्जी मिल सके. और एनर्जी क्यों, न्यूट्रिएंट्स किस कारण से, तो वह हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है. कहेंगे कि जो एनर्जी मिलती है वह एनर्जी का यूज कौन करता है, वह एनर्जी कहां पर रिलीज होती है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसका हमारे बॉडी में यूज करता कौन है. तो कहते हैं कि ऑल दीज कंपोनेंट्स आर यूज फॉर प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. यानी हमारे ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं. अब ऐसे कंडीशन में फिर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंश्योर कौन करेगा, तो ओनली सेल्स आर इंश्योर्ड द प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज. क्योंकि आपने टिश्यू में पढ़ा होगा है ना, WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स दैट फॉर्म्स द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. तो यानी इम्यून का मतलब है कि वह सेल ही है जो हमारा सिस्टम फॉर्म करता है, इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं. वही हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और वही हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. तो इससे हम लोग यह इंश्योर हो जाते हैं कि सेल्स जो हैं वह सारे बेसिक फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, या सारा फंक्शन बेसिक स्तर पर सेल्स ही कंप्लीट करते हैं, और इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है. इज दैट क्लियर? तो चलिए ये क्लियर हो गया कि हम लोग जो है इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह जो वर्ड है सेल है ना, वह किसने डिस्कवर किया था, और यह सेल जो सेल है वर्ड डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना, किसने किया था, तो हम लोग को पहले पता है. दूसरा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा कि हु हैज डिस्कवर्ड द सेल, हु हैज डिस्कवर, ठीक है, हु हैज डिस्कवर द शेल. इस सेल को किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा, कौन था जिसने इसको खोज कर निकाला था, तो उसमें आपको पता है कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोस्कोप को बनाया था और उन्होंने ही इस सेल को डिस्कवर किया था. ठीक है स्टूडेंट्स. तो हमने देखा कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इस सेल की स्टडी की थी. लेकिन उनके जो मतलब इस डिस्कवरी थी कब की गई थी, 1665 में, है ना. उनकी जो डिस्कवरी थी वह उन्होंने जो है एक डेड सेल को डिस्कवर किया था, क्योंकि उन्होंने कॉर्क के स्लाइस को स्टडी किया था और उसमें उन्होंने उस कॉर्क के स्लाइस में छोटे छोटे मतलब जो है सेगमेंट्स को देखा था, और इस सेगमेंट को जो सेगमेंट उन्हें दिखा था उसका नाम उन्होंने लैटिन वर्ड में रखा था सेलुला. ठीक है, क्या नाम रखा उन्होंने, सेलुला नाम रखा. सेलुला का मीनिंग ही आपको पता है कि होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह एक्चुअल मीनिंग हुआ सेलुला का, और इसी वर्ड सेलुला से हमारा न्यू वर्ड हुआ, हमारा जो वर्ड आया वह कौन था, सेल. यानी इसे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले स्टडी किया था. ठीक है, माना कि इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया और इन्होंने डिस्कवर किया सेल को. ठीक है, कौन सा, तो डेड सेल था. तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. एक बहुत ही अच्छे मतलब जो है उन्होंने एक वेल डेवलप्ड मतलब जो है माइक्रोस्कोप को मतलब डिस्कवर किया, और उन्होंने उस डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर को, यानी स्टैग्नेंट वाटर होता है जो डिकम्पोज्ड हो रहा होता है, स्टैग्नेंट वाटर में से थोड़ा सा वाटर को लेकर स्टडी किया, तो उन्हें एक लिविंग सेल उसमें नजर आया. ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, किसने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. इन्होंने किया था 1665 में, जबकि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे डिस्कवर किया था 1674 यानी 1674 ईस्वी. 1674 में इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा
एक और चीज पॉइंट देखिएगा कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, यहां पर हमने एक पॉइंट को पॉइंट आउट किया है कि कहता है कि वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा सकता है टू डिस्कवर ए सेल। क्योंकि डिस्कवर करने से पहले हमने देखा कि किसी भी सेल की डिस्कवरी से पहले एक चीज डेफिनेटली डिस्कवर किया जा रहा है और वो है माइक्रोस्कोप। तो यहां सवाल उठता है कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या है? कहता है कि माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप क्या है? तो इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दैट हेल्प्स अस टू सी द वेरी मिन्यूट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही छोटे से छोटे पार्टिकल्स को, छोटे से छोटी चीजों को देखने में हमारी हेल्प करता है, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, यानी सेल जो है, इसका मतलब यह भी हो जाता है कि सेल इज सो स्मॉल, मोस्टली सेल्स कहते हैं कि मोस्टली सेल्स आर सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आइज। सेल्स, बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो हमारे नेकेड आइज से देखे नहीं जा सकते हैं, और इसी में मतलब सेल्स को देखने के लिए हमें इस माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहेंगे कि ये माइक्रोस्कोप कैसे हमारी हेल्प कर सकता है किसी छोटी चीजों को देखने में? बिकॉज इट मैग्नीफाइज। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लेंस वगैरह के बारे में, तो वही लेंस जो है वह इसे मैग्नीफाई कर देते हैं, इसके इमेज को बड़ा कर देते हैं। जैसे हम लोग कॉमनली यूज करते हैं छोटे छोटे मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास का। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास अक्सर आपको मार्केट में मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी छोटे छोटे मैग्नीफाइंग ग्लासेस देते हैं। तो उन मैग्नीफाइंग ग्लासेस का हम लोग यूज करते हैं देखने के लिए, जैसे छोटी चीजें बड़ी करती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब ग्लासेस जो हैं वह यूज किए जाते हैं, जिससे मैग्नीफाई करके इन छोटी चीजों को आपको बड़ा करके दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं वो भी कई सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एंड ये माइक्रोस्कोप्स जो हैं इनकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी डिफरेंट होती है। पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, जिसमें दो माइक्रोस्कोप कॉमनली यूज किए जाते हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन है वह कहां के साइंटिस्ट ने किया था, और ये कैसे मैग्नीफाई करता है? तो इट यूजेस इलेक्ट्रॉन फॉर द मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन के लिए वह इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है, और इसी कारण से वह इसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने लैब में इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज यह बहुत ही महंगा भी होता है, और इट कंसर्स मतलब यह रिक्वायर्ड करता है, डिमांड करता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की। यह बहुत ज़्यादा जो है वह एक्सपेंसिव होता है, और इसलिए हम लोग अपनी लेबोरेटरी में से नहीं रख सकते। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हुई। अभी इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया? इसे डिस्कवर किया था जर्मनी के लोगों, जर्मनी के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, नॉल और रस्का। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जो है वह यूज करता है ताकि वह मैग्नीफाई कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोगों को एक और क्वेश्चन पर ध्यान देना है, और वह क्वेश्चन कौन सा है? तो हम लोग जो है वह ऑर्गेनिज्म को एक वेल डेकोरेटेड चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, क्या करना है? एक चार्ट बनाना है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट सेलुलर बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे। इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जैसे हम लोग एक बार कॉन्सेंट्रेटली आप सुन लीजिए कि यहां पर जो है ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफरेंशिएटेड किया जाता है। पहले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो ग्रुप में बांट देते हैं, एक सेलुलर और दूसरा नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर में एक ही आते हैं, वायरस, जिसके पास सेल भी कंप्लीट नहीं होता, एक सेल भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, फिर क्या होता है? तो ये जो है सेल के
वो सारे कंपोनेंट्स इसके पास नहीं होते हैं जो एक सेल को इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसलिए इसका आ जाता है नॉन सेलुलर। फिर आता है सेलुलर, यानी इसके पास ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे वह खुद के बेसिस पर अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है। तो इस सेलुलर को भी फर्दर डिवाइड किया गया। ठीक है, सेलुलर को दो पार्ट्स में, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जो प्रिमिटिव हैं और इनकम्प्लीट है, प्रिमिटिव भी है और इनकम्प्लीट भी है, यानी इसमें वो सारे सेलुलर कंपोनेंट्स नहीं होते हैं जो कि एसेंशियल होंगे, जैसे कि न्यूक्लियस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन डाल देते हैं? न्यूक्लियस, यानी इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते भी हैं वह फ्रीली साइटोप्लाज्म में हियर एंड देयर मूव करते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। अब आते हैं यूकैरियोट्स के। तो यूकैरियोट्स के भी दो टाइप हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिसकी होल बॉडी एक सेल की बनी होती है। कितने? एक सेल की। और मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। अब कितने? ये काउंटेड नहीं है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी वह ऑर्गेनिज्म के शेप एंड साइज पर निर्भर करता है। ठीक है, अब ये जो मतलब मल्टीसेलुलर है, इसके भी दो टाइप हो जाते हैं। ठीक है, वह मल्टीसेलुलर दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? तो सिंपल और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सेल्स का ग्रुप है, लेकिन इनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क का, लेबर का डिफरेंशिएशन, डिवीजन नहीं हुआ है, तो वह सिंपल है। और कॉम्प्लेक्स में क्या है? तो यही सेलुलर डिवीजन से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी सेल्स जो हैं वह टिश्यूज में बटेंगे, टिश्यूज जो हैं वह ऑर्गेन्स में बटेंगे, ऑर्गेन्स जो हैं वह ऑर्गेन सिस्टम्स, और ऑर्गेन्स आपस में मिलकर, ऑर्गेन सिस्टम्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो जाता है, यही बता देता है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वह धीरे धीरे करके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं, और यही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाता है। हम लोग भी एक सिंगल सेल से राइजेस हैं, एक सिंगल सेल हमारी होल बॉडी को फॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक डेकोरेटिव चार्ट, और ये सारे क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए हैं, आपको इसका आंसर लिखकर और इवनिंग में आपको फॉरवर्ड करना है। हम जो रिवीजन करेंगे ओनली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर के तर्ज पर हम लोग अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।